आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट पर बहस का देंगी जवाब, जबकि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेहकाक नोटिस की तैयारी। बीजेपी की केरला में अपनी तंजीम को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज पार्टी हेडक्वार्टर में नौ मुंतखब काउंसिलरों को देंगे अहम तजवीज़। बांग्लादेश में हुकूमत के इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान इंतखाबी मुकाबला। आज ही होगी वोटों की गिनती और कल होगा नताइज का ऐलान। ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमेरिका का ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी रखने का इसरार, जबकि ईरान का कहना कि अपने मिसाइल सलाहियतों पर कोई समझौता नहीं करेगा कबूल। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का नामीबिया से होगा मुकाबला। जीत का सिलसिला जारी रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी भारतीय टीम। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास जारी है और मरकजी बजट और कानून साजी के काम पर बहस आज सेशन के 12वें दिन फहरिस्तमंद है। कानून साजी के काम के एक हिस्से के तौर पर मेहनत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया सनती ताल्लुकात कोड तरमीमी बिल 2026 को गौर और मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश करेंगे। मजीद 12 डेवलप इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन बिल और पब्लिक ट्रस्ट बिल की जांच करने वाली मुश्तरका कमेटियों की मुद्दत में तौसी की तजवीज़ भी आज लोकसभा में पेश की जाएगी। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में बजट पर जारी बहस में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण जवाब देंगी और इससे पहले कल वजीर खजाना ने लोकसभा में बजट पर बहस का जवाब दिया और किसानों के तई हुकूमत की कामयाबियों और अज़्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तवज्जो बुनियादी ढांचे की तरक्की पर है और अब तवज्जो सिर्फ कौमी शाहराहों पर नहीं बल्कि आबी गुजरगाहों पर भी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज के शोबे में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक ऐसा मरकज बनाने का मंसूबा है कि जहां तालीम, तरबियत और मरीजों का इलाज सब एक जगह पर दस्तयाब हो। उन्होंने अपोजिशन के उन इल्जामात को भी मुस्तरद किया जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि बजट में कुछ रियासतों को फंड्स नहीं। Resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27. The coming year is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में और 3.78 लाख करोड़ मोर देन द एक्चुअल्स ऑफ 24-25। सो इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है। पार्लियामेंट में हुक्मरां और अपोजिशन जमातों के दरमियान कशीदगी कम तो हो रही है, लेकिन हुक्मरां जमात लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी के रवैये पर एतराज़ है और वो उनके खिलाफ इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस स्पीकर को देने की तैयारी कर रही है। दरअसल बजट पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे और कुछ दीगर मसाइल पर ऐवान में हुकूमत को घेरने की कोशिश की और कई संगीन इल्जामात भी लगाए, लेकिन हुक्मरां जमात का कहना है कि राहुल गांधी ने हकाइक से हटकर बातें की हैं और जिसके लिए वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हता कि कई बार स्पीकर ने उन्हें ज़ाब्ते के मुताबिक और बजट पर अपनी राय पेश करने को कहा। पहले राहुल गांधी का बयान सुनते हैं और फिर हुकूमत का मौक़िफ़ जानते हैं। There is no need for data localization. Limit on digital tax. No need to disclose any source code. What have you done on tariffs? At the beginning,
3% was the average. राहुल गांधी जी ने बजट पे भाषण देते समय बिना तर्क, बिना कोई सबूत और बिना नोटिस दिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना ऑथेंटिकेशन के। आप एलिगेशन देंगे तो कोई मतलब नहीं है। अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे, स्पीकर साहब के वहाँ में नोटिस सर्व करेंगे और राहुल गांधी जी को उसका ऑथेंटिकेशन करना होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में केरल के 9 मुंतखब बीजेपी काउंसिलरों की एक वर्कशॉप से खिताब करेंगे और इस वर्कशॉप का बुनियादी मकसद बीजेपी की तंजीम को मजीद मजबूत करना है। अमित शाह इस मौके पर पार्टी की हिकमत अमली और पॉलिसियों पर रोशनी डालेंगे और इसके अलावा काउंसिलरों को उनके इलाकों में पार्टी के असर रसूख को बढ़ाने के बारे में हिदायत देंगे। केरल के मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियाती इदारों से बीजेपी के 9 मुंतखब काउंसिलर इस वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने बुध को दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में केरल के 115 काउंसिलरों के एक वफ्द से खिताब किया। ये वफ्द तिरुवनंतपुरम के मेयर वी राजेश की क़यादत में दिल्ली पहुंचा। बीजेपी की ये सैरोज़ा वर्कशॉप बुध को शुरू हुई है, जिसमें तंजीमी मजबूती, अच्छी हुक्मरानी और मकामी बल्दियाती सतह पर तरक्की को तेज करने जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो दी जाएगी। नितिन नबीन ने कहा है कि पार्टी कारकुनों का जोश और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बढ़ता हुआ अवाम का एतमाद केरल की सियासत में एक नए बाब के आगाज़ का इशारा है। उन्होंने इसे विकसित केरल की तामीर के लिए इज्तिमाई अज़्म के तौर पर बयान किया। बीजेपी के मुताबिक ये वर्कशॉप ज़ैली सतह पर तंजीम को मजबूत बनाने और तरक्याती कामों को तेज करने की हिकमत अमली बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। भारत अमेरिका तिजारती ताल्लुकात पर बात करते हुए कारोबारी शख्सियत देशराज भड़ाना ने कहा है कि हालिया मुआहिदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल के लिए एक बड़ी सिफारती फतह है। भड़ाना का ख्याल है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ ये मुआहिदा भारत के माशी मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदल देगा और उनके मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरस से ज़ायद ज़ेर इल्तवा आज़ाद तिजारती मुआहिदा FTAs को जिस तरह से मुकम्मल किया गया है वो काबिल तारीफ़ है। जो ये डील हुई है ये हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अपने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का जो है ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड इस डील ने पूरे भारतवर्ष की जो ना तस्वीर बदल देनी है। आने वाले टाइम में इंडिया और US के बीच में जो ट्रेड है वो प्लस इंडिया EU FTA हुआ है और भी बहुत सारे FTAs हुए। तो पिछले अगर हम लोग देखें 10 साल के अंदर बहुत सारे FTAs जो बहुत सारे टाइम से पेंडिंग थे वो हुए हैं और इन FTAs के अलावा आपका EU का है, US का है, डील से बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इंडस्ट्री में। भारतीय खलाबाज और अशोक चक्र अवार्ड याफ्ता ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने गगनयान मिशन की पेचीदगियों के बावजूद मुसलसल जोशो जज्बे के साथ आगे बढ़ने की अहमियत पर जोर दिया। इंडिया US स्पेस बिजनेस फोरम में उन्होंने अपने एक्सियोम मिशन के तजुर्बात का इश्तराक किया और कहा कि खलाई तहकीक के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि गगनयान मिशन का मकसद 2027 में 3 रुकनी अमले को खला में भेजना है, जिससे भारत उन चंद मुंतखब ममालिक में से एक है जिन्होंने खलाई परवाज की है। 4 मुंतखब खलाबाजों में से एक शुभांशु शुक्ला ने कहा कि चाहे कितने ही चैलेंजेस हों, भारत का खलाई ख्वाब, जज्बे और अज़्म के साथ आगे बढ़ता रहेगा। Developing systems like Gaganyaan and Bharatiya Antariksh Station requires setting up of a huge industrial base of making those systems in-house in the country. And this is not like we have done one mission and we are over with that. These are going to be repeated missions that are going to go over and over again. So it is not just about developing the technology, but producing it in scale over a period of time. So all that will help create jobs, develop the industrial base that we need, and also have the technology in-house. So these are the skills that we will develop over time. But what unique things will come up with, we will see. Time will tell. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत मौलाना शमसुल हुदा खान के 2 मकामात पर छापे मारे हैं। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर और आजमगढ़ में हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR के मुताबिक शमसुल हुदा खान ने
2013 में बरतानिया की शहरियत हासिल की, लेकिन गैर कानूनी तौर पर 2017 तक मदरसे से तनख्वाह वसूल की। वो 2023 तक पेंशन के फवाइद भी वसूल करते रहे और इल्ज़ाम है कि शम्सुल हुदा खान ने अपनी गैर मुल्की शहरियत छुपाई और सरकारी तनख्वाह वसूल करते रहे। ये रकम NGOs के जरिए अतिया के तौर पर जाहिर की गई और जायदादों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की गई। तहकीकात के दौरान शम्सुल हुदा खान के अकाउंट्स में 5 करोड़ रुपए से जायद की रकम का पता चला है। AI टेक्नोलॉजी ज़राअत के शोबे में एक नया बाब रकम कर रही है। मौसम की दुरुस्त पेशगोई से लेकर मिट्टी की जांच, कीड़ों पर काबू पाने और मार्केट की कीमतों तक AI टेक्नोलॉजी काश्तकारी को स्मार्ट, महफूज और मुनाफा बख्श बना रही है। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि कैसे बदल रही है AI पर मबनी भारत की ज़राअत। मसनूई ज़हानत भारत की तरक्की के सफर में एक तब्दीली की कुव्वत के तौर पर उभरी है। ये शहरियों को बाइख्तियार बनाने के साथ ज़राअत को भी बेहतर बना रही है। ये न सिर्फ फसलों की पैदावारी सलाहियत में तेजी से इजाफा कर रही है, बल्कि काश्तकारी के अखराजात में भी नुमाया कमी ला रही है। AI के मैदान में हुकूमत की मुस्बत कोशिशों के नतीजे में ज़राअत अब सिर्फ रिवायती तरीकों पर मुनहसर नहीं रही, बल्कि ये स्मार्ट, मौसर और टेक्नोलॉजी पर मबनी होती जा रही है। हुकूमत किसान के बीज से मंडी तक के सफर को आसान, शफाफ और मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरअज़्म है। किसानों की मदद के लिए ज़राई शोबे में मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटने के लिए AI टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाया जा रहा है। जहां किसानों को मिट्टी के मयार, मुनासिब बुआई के औकात, मौसम की दुरुस्त पेशगोई, आबपाशी के निज़ाम, कीड़ों और बीमारियों के कंट्रोल और बेहतर पैदावारी तकनीकों के बारे में बराह रास्त उनके मोबाइल आलात पर दुरुस्त मालूमात फराहम की जाती है। किसान ई-मित्र एक AI से चलने वाला चैटबॉट भी हुकूमत के इस इनकलाबी इक़दाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये किसानों को स्कीमों के साथ मौसम और मार्केट की मालूमात तक 24 घंटे रसाई फराहम करता है। मोदी जी की सरकार है जिसने AI का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका की सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई-मित्र, और किसान ई-मित्र ये आवाज आधारित AI चैटबॉट है। PM किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम AI के माध्यम से दिया जा रहा है। माली साल 2026-27 के मरकजी बजट में किसानों को बाइख्तियार बनाने, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने और ज़राई पैदावार में इजाफे पर भी जोर दिया गया है। अपनी बजट तकरीर में वज़ीर खजाना ने किसानों के लिए मुतअद्दिद हिकमत अमलियों का खाका पेश किया। भारत विस्तार के नाम से एक नई पहल का ऐलान किया गया है, जिसे ज़राअत में डिजिटल इनकलाब के तौर पर देखा जा रहा है। भारत विस्तार एक कसीर लिसानी AI निज़ाम होगा जो किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर काश्तकारी की तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम करेगा। इससे ज़राई पैदावार में इजाफा होगा, किसानों को बाखबर फैसले करने के काबिल बनाया जाएगा। ये इक़दाम किसानों को न सिर्फ काश्तकारी की तकनीक फराहम करेगा, बल्कि बाजार की मालूमात, बीज और खाद के मशवरे भी फराहम करेगा। मजमूई तौर पर ज़राअत में AI टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हो रही है और किसानों को खुद इन्हिसार बनने के लिए बाइख्तियार बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और हरियाणा के सूरजकुंड में रंग, फन और सकाफत का नायाब संगम एक बार फिर देखने को मिल रहा है। लोकल टू ग्लोबल थीम पर 39वें बैनुल-अक़वामी शिल्प मेले में 50 से ज़ायद ममालिक के शुरका हिस्सा ले रहे हैं। दस्तकारी के इस मेले में लजीज खाने के साथ साथ हर शाम मुख्तलिफ तरह की सकाफती प्रोग्राम तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। रंगो सकाफत का एक अजीम संगम हरियाणा के सूरजकुंड मेले में दस्तकारों की मेहनत, लोक फनकारों की कारकर्दगी और भारतीय सकाफत की जीती जागती तस्वीर देखने को मिल रही है।
लोकल टू ग्लोबल के थीम पर मबनी इस मेले में 50 से ज्यादा ममालिक के 700 से ज्यादा शुरा हिस्सा ले रहे हैं। लकड़ी, मिट्टी, धात, टेक्सटाइल और हाथ से बनी आराइशी अशिया लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रही हैं। यही वजह है कि सूरजकुंड को दुनिया का सबसे बड़ा दस्तकारी मेला कहा जाता है। मेला बहुत ही अच्छा है सर, हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। सूरजकुंड अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मेला, एक बहुत बड़ा नाम है। मैं अपने आर्ट फॉर्म के माध्यम से एक नए आर्ट फॉर्म में बना के, ताकि आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर महिलाओं को रोजगार भी देती हूँ। खाने के शौकीन अफराद के लिए ये मेला किसी जन्नत से कम नहीं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर एक के लिए लजीज खानों का खजाना मौजूद है। खास तौर पर हरियाणा के गोहाना की 250 ग्राम की जलेबी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ये मेला मस्ट विजिट है, यहाँ पर सबको आना चाहिए। यहाँ पर हर स्टेट के क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट सब मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है, खाना भी अच्छा है यहाँ। फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मेला। चॉइस है, वैरायटी है और माहौल है और खूबसूरत है। हमारे अपने शहर की एक शान है ये सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद का। हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें। यहाँ पे साड़ी वगैरह, हैंडलूम्स का बहुत अच्छा सामान है। हमारे हरियाणा की शान है, आन है, बान है। नई नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। इस बार हर स्टेट का तो पहले भी होता था, इस बार और भी स्टेट्स हैं, लेकिन इस बार कंट्रीज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खरीदारी के शौकीन अफराद के लिए यहाँ मुतबादिल की कोई कमी नहीं है। कश्मीरी टेक्सटाइल से लेकर मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के रवायती लिबास तक हर चीज आसानी से दस्तयाब है। मेले में आने वाले लोग यहाँ की मुसलसल तारीफ कर रहे हैं। सूरजकुंड मेला सिर्फ दस्तकारी तक ही महदूद नहीं है। यहाँ मरकजी चौपाल महा स्टेज पर हर शाम लोकगीत, बॉलीवुड, सूफी, क्लासिकी मौसीकी, रक्स और कॉमेडी भी पेश की जाती है। भारत के हर कोने से आए फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 10 लाख सयाह सूरजकुंड मेले में पहुंचे थे। इस साल इससे भी ज्यादा सयाहों के आने की उम्मीद है। यही वजह है कि सूरजकुंड मेला भारतीय दस्तकारों, लोक फनकारों को बैनुल-अक़वामी बाजार से जोड़ने वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। सूरजकुंड मेला 2026 सिर्फ खरीदो फरोख्त का एक मंच नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने का एक प्रयास भी है। लोक कला, शिल्प और परंपराओं को सहेजता सूरजकुंड मेला देश विदेश से आए सैलानियों के लिए एक यादगार अनुभव बन रहा है। कैमरा पर्सन विमलेश के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद, हरियाणा। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां योगी हुकूमत ने अपनी दूसरी मुद्दतकार का आखिरी बजट पेश किया। वज़ीर ख़जाना सुरेश खन्ना ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले 12% इजाफे के साथ इस बजट को पेश किया और इसमें कई तरह की मुहिम को तक़वियत मिलती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर भी जान लेते हैं, जहाँ बता दें कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सेक्रेटेरिएट के मुताबिक एक ये खबर यहाँ पे शाये हुई है कि लोकसभा में बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले ही दिन यानी कि 9 मार्च को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर बहस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल से जोड़कर देखा जा रहा है, उनकी वजाहत भी इस हवाले से सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2009 के अंदर जब वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा थे, तो जब वो वहाँ पर गए थे, कमीशन का जनरल उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक वज़ीर आज़म उस वक्त इंस्टीट्यूट के सरबराह थे और एप्स्टीन को वो जानते थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस टाइम वो हिंदुस्तान के सफ़ीर की हैसियत से रिटायर हुए थे, तो उन्हें इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में मदऊ किया गया था, जहां एप्स्टीन बस खाली उस वफ्त का एक हिस्सा थे, जहां उनकी उनसे एक नॉर्मल मुलाकात हुई थी। आगे और मज़ीद खबरें भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि बैनुल-अक़वामी सफ़े से भी यहाँ पर खबर है, जहां ईरान से मुज़ाकरात जो है वो नाकाम होने पर अमेरिका के हमले की धमकी सामने आ रही है, जहां अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर जंगी तैयारों, टैंकरों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तादाद में तेज़ी से इजाफा किया जा रहा है और सैटेलाइट से ये इंकशाफ देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस्लामी जमहूरिया, ये भी ईरान के हवाले से खबर है, जहाँ इस्लामी जमहूरिया के क़याम के यहाँ पे 37वीं सालगिरह के मौके पर
47वीं सालगिरह के मौके पर लोगों ने रैलियां निकाली हैं। अवामी तकरीब में ईरानी सदर जो हैं उन्होंने बैरूनी खतरात के पेश नज़र कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी, और आगे बढ़ते हैं। कुछ मजीद बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं, जहां एक तवील सियासी हलचल के बाद आज बांग्लादेश में आम इंतखाबात हो रहे हैं और 120 मिलियन से ज़ायद वोटर 2034 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि असल मुकाबला खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत वाली BNP और जमात इस्लामी के दरमियान है। ढाका समेत पूरे मुल्क में जोश, उम्मीद और चौकसी का माहौल है। ये इंतखाब जुलाई 2024 की तलबा तहरीक के बाद हो रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाने पर मजबूर किया गया था, और इस बार अवामी लीग इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रही है। बांग्लादेश वोटरों में 300 से 299 नशिस्तों के लिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे, जबकि एक उम्मीदवार की मौत के बाइस एक नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी कर दिया गया है। कुल मिलाकर 42,779 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग खत्म होने के फौरन ही बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और जुमे तक हतमी नताइज का ऐलान मुतवक्का है। और इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। फौज, बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश और पुलिस की तैनाती के दरमियान 1400 से ज़ायद पोलिंग स्टेशनों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे बंद कमरे में चली। ताहम नेतन्याहू ने इसके बाद कोई तबसरा नहीं किया। सदर ट्रंप ने बाद में ट्रुथ सोशल पर मीटिंग को बहुत बामानी करार दिया, लेकिन ये भी कहा कि इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी रखने का अंदिया देते हुए कहा है कि अगर ईरान इस बार इनकार करता है तो आइंदा सूरत हाल की बुनियाद पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी मुतनब्बे किया है कि आखिरी बार जब ईरान ने मुआहदे को मुस्तरद किया तो अमेरिकी हमले हुए थे। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान इस बार दानिशमंदाना फैसला करेगा, और इस मुलाकात से कबल तेहरान और वाशिंगटन ने अम्मान में बिलवास्ता मुज़ाकरात के बाद जौहरी मुज़ाकरात की बहाली की जानिब उम्मीद जाहिर की थी। नेतन्याहू ने कहा है कि वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और हमास और हिजबुल्लाह जैसे अक्सरियत पसंद ग्रुपों की हिमायत जैसे मसाइल शामिल हों। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ गजा और खित्ते की सूरत हाल पर अहम पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने वाशिंगटन ब्लेयर हाउस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात की। ये मुलाकात व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात से कब्ल हुई। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सेक्रेटरी रूबियो की मौजूदगी में बोर्ड ऑफ पीस के रुकन के तौर पर अपनी उम्मीदवारी पर दस्तखत किए। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि इस इक़दाम का मकसद इलाकाई इस्तेहकाम और अमन के अमल को आगे बढ़ाना है। और खेल की खबरों में ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का आज नामीबिया से मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने अपने पहले ही मैच में अमेरिका को शिकस्त दी थी, जबकि नामीबिया की टीम को अपने पहले मैच में नीदरलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।